नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र लद्दाख का, जहां पर कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की बातचीत चल रही है और इसके बाद भारत ले सकता है आर पार का बड़ा फैसला। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल में विपक्षी नेता ने बताई चीनी कब्जे की असली सच्चाई और कहा कि नर्क बना दी है सीमांत इलाके के लोगों की जिंदगी। तो दोस्तों नेपाल को किस तरीके से चीन ने कब्जाया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कल से सस्ता सोना बेचेगी मोदी सरकार। कहां किस रेट पर मिलेगा सस्ता सोना, आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। लेकिन दोस्तों कमेंट में आप हमें यह भी बताइए कि अगर भारत चीन की लड़ाई हुई तो कितने दिनों में भारत चीन का सफाया कर देगा। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लद्दाख गतिरोध कोर कमांडर स्तर के 7वें दौर की वार्ता कल, चीन पर भारत बनाएगा दबाव। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के 7वें दौर की वार्ता सोमवार को होगी। इस बैठक में भारत पड़ोसी देश पर जल्द से जल्द और पूरी तरह से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए दबाव बनाएगा। दोनों देशों के बीच में पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कई महीनों से गतिरोध चल रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारत की ओर चुशुल सेक्टर में दोपहर 12 बजे से बातचीत चालू होगी। भारत की ओर से इस वार्ता का एजेंडा पूरी तरह से साफ है, जिसमें सभी विवादित इलाकों से सैनिकों का डिसएंगेजमेंट शामिल है। चाइना स्टडी ग्रुप, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस प्रमुख जनरल बिपिन रावत और 3 सेना के प्रमुख शामिल हैं, ने शुक्रवार को सैन्य वार्ता के लिए भारत की रणनीति को अंतिम रूप दिया। सीएसजी चीन पर भारत की प्रमुख पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। सूत्रों ने कहा कि भारत चीन द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई रणनीतिक ऊंचाइयों से डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भारतीय सैनिकों की वापसी की किसी भी मांग का पुरजोर विरोध करेगा। पिछली कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के दौरान चीनी सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के आसपास मुखपारी, रेजांगला और मगर पहाड़ी क्षेत्रों में कई सामरिक ऊंचाइयों से सैनिकों की वापसी की मांग की थी। 29-30 अगस्त की रात में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। भारत यह सुनिश्चित करता रहा है कि सभी आमने सामने वाली जगहों पर एक साथ डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो। एक सूत्र ने बताया कि भारत एक बार फिर से सभी जगहों से सैनिकों के पूर्ण रूप से डिसएंगेजमेंट का दबाव बनाएगा। सूत्र ने बताया कि दोनों पक्ष जमीन पर स्थिरता, उस क्षेत्र में तनाव पैदा करने के लिए कोई भी नया कदम न उठाने आदि पर भी बात करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल में विपक्षी नेता ने बताई चीनी कब्जे की सच्चाई, कहा नर्क बना दी है सीमांत इलाके के लोगों की जिंदगी। जी हां दोस्तों, नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि चीन ने हुमला में नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। बीजिंग ने यहां इमारतों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। करनाली प्रांत में विपक्ष के नेता जीवन बहादुर शाही ने कहा है कि इलाके में चीनी सैनिक लोगों को परेशान कर रहे हैं। नेपाल की न्यूज वेबसाइट खबर हब के मुताबिक चीनी सैनिक खाने से लदे ट्रकों को रोक रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार आरोपों से इनकार कर चुकी है। हुमला गए शाही ने अलग ही सच्चाई बयां की है। उन्होंने कहा लोगों की जिंदगी यहां नारकीय बना दी गई है। सीमांत इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। चीन ने हुमला के लोगों के लिए जाने वाले खाद्य सामग्रियों से भरे ट्रकों को रोक दिया है। उन्होंने कहा हमने सरकार को सूचित किया था कि चीन ने नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण किया है और यहां तक कि सीमा पार करके पिलर 12 पर संरचनाओं का निर्माण शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने दोहराया है कि नेपाल की भूमि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। हमने अपनी सड़क का निर्माण चीन की ओर से निर्मित संरचनाओं से कई किलोमीटर आगे किया था। उनके मुताबिक हालांकि कुछ सरकारी अधिकारी भी दौरे पर थे और उन्होंने पाया कि कुछ गड़बड़ी है। मैं नहीं जानता कि क्यों सरकार ने कहा कि चीन ने हमारी सीमा में अतिक्रमण नहीं किया है। शाही ने कहा कि चीन ने एक पिलर का निर्माण किया है और सरकारी अधिकारियों ने कहा कि उनसे इस मुद्दे पर सलाह नहीं ली गई है। सीमा पिलर्स का मुख्य सिद्धांत है कि जब भी एक नया पिलर लगाया जाता है, यह पहले दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत से तय होता है। नेता ने कहा जंगे पिलर 12 का निर्माण हाल ही में चीन ने किया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर उनसे संपर्क नहीं किया गया है। पिलर 5.1 और 6.1 पर चाइनीज सुरक्षा बल तैनात हैं। वे हमारे लोगों का पीछा करते हैं जब भी वे वहां खेती या जानवरों को चराने के लिए जाते हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि चीन ने नेपाल की धरती पर कब्जा कर लिया है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से सस्ता सोना बेचेगी मोदी सरकार, जाने कहां व किस रेट पर मिलेगा। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार एक बार फिर आपके लिए सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की 7वीं सीरीज के तहत इसे 12 से 16 अक्टूबर तक खरीदा जा सकता है। बता दें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता। यह फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5051 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, बॉन्ड का मूल्य अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के आखिरी 3 कारोबारी दिनों में 999 शुद्धता वाले सोने के औसत बंद भाव के आधार पर 5051 रुपए प्रति ग्राम है। बयान में आगे कहा गया कि सरकार ने आरबीआई के परामर्श से ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा, ऐसे निवेशकों के लिए स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5001 रुपए प्रति ग्राम होगी। सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना की 2020-21 श्रृंखला की 8वीं कड़ी 9 नवंबर से 13 नवंबर तक अभिदान के लिए खुलेंगी। आरबीआई भारत सरकार की ओर से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2020-21 जारी कर रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 400 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं न्यूनतम निवेश का 1 ग्राम होना जरूरी है। इस स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं। बॉन्ड को ट्रस्टी व्यक्तियों, एचयूएफ ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं ग्राहकी की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, यूएचएफ के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम और प्रति वित्तीय वर्ष समान होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे का नया प्लान, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से हटाए जाएंगे स्लीपर कोच, सिर्फ एसी बोगी रहेंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने पर विचार कर रही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से स्लीपर कोच को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, यानी इन ट्रेनों में सिर्फ एसी बोगियां ही रहेंगी। इस तरह की ट्रेन की रफ्तार 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी। दरअसल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें के 130 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से चलने पर नॉन एसी कोच तकनीकी समस्याएं पैदा करती हैं। इसलिए इस तरह के सभी ट्रेनों से स्लीपर कोच को खत्म कर दिया जाएगा। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में फिलहाल 83 एसी कोच लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस साल के अंत तक कोच की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी जाएंगी। वहीं अगले साल कोच की संख्या 200 किए जाने का प्लान है, यानी कि आने वाले समय में यात्रा और ज्यादा आरामदायक और कम समय लेने वाला होगा। अच्छी बात यह है कि इसके बदले में किराया भी सामान्य एसी कोच के मुकाबले कम ही रखे जाने का प्लान है। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अब नॉन एसी कोच होंगे ही नहीं। असल में नॉन एसी कोच वाली ट्रेन की रफ्तार एसी कोच वाली ट्रेनों के मुकाबले कम होंगी। जानकारी के मुताबिक एसी ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएंगी। यह सारा काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही नए अनुभवों से सबक लेते हुए ही आगे की योजना बनाई जाएगी। इससे पहले इंडियन रेलवे ने बुधवार को 39 नई पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है। ये सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी। रेलवे की तरफ से सभी 39 ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन अभी इन्हें कब से चलाया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। रेलवे के मुताबिक जल्द ही ये 39 नई स्पेशल ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक 9 अक्टूबर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और नागपुर, पुणे, गोंदिया और सोलापुर के बीच 10 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में जनरल डिब्बे नहीं होंगे, बल्कि ये पूर्ण रूप से स्पेशल पैसेंजर ट्रेन होंगी, जिसमें बिना कंफर्ट टिकट के यात्रा की इजाजत नहीं होगी। साथ ही इन ट्रेनों में भी वर्तमान में चल रही अन्य ट्रेनों की तरह ही इन ट्रेनों में भी कोरोना वायरस से संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, चेहरे पर मास्क आदि शामिल है। 17 अक्टूबर से प्राइवेट तेजस ट्रेनें भी दौड़ने लगेंगी। आईआरसीटीसी ने बुधवार को इस बात की घोषणा की है। तेजस ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग की शुरुआत 8 अक्टूबर से हो गई है। बता दें कि कोरोना काल में तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 7 महीने से बंद है, लेकिन अब इसे शुरू किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक 17 अक्टूबर से लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई रूट पर इन ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी समेत 30 नेताओं के नाम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत 30 लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं। ये सभी बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। बीजेपी अब तक बिहार चुनाव को लेकर 77 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में 27 तो दूसरी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस अहम बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई थी। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने आज रविवार को जो तीसरी लिस्ट जारी की है वो दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर है। इन 46 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर उतारे गए हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में बेतिया से रेणु देवी, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी और दानापुर सीट से आशा सिन्हा को टिकट दिया गया है। बता दें, बिहार में इस बार 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। पहले चरण यानी 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण यानी 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि तीसरे चरण यानी 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की विस्तारवादी नीतियों को सिर्फ भारत ही रोक सकता है, रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से दुनिया के कई देशों को परेशान करा है, लेकिन वो भारत की बढ़ती ताकत से परेशान भी दिखाई दे रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक आर्टिकल की माने तो चीन की विस्तारवादी नीतियों को सिर्फ भारत ही रोक सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम गैजेटी को एडिटर मोहम्मद जिशान ने अपने एक आर्टिकल में कहा है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने में भारत की भूमिका सबसे अधिक होगी, क्योंकि एशिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के बराबर खड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन को जवाब देने के लिए बराबर की ताकत चाहिए, यानी शक्ति संतुलन होना चाहिए। इसके लिए एशिया और प्रशांत महासागर के देशों को साथ आने की जरूरत है। भारत की यहाँ अहम भूमिका होगी। भारत आज के समय तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जिशान ने कहा कि भारत चीन के खिलाफ जियोपॉलिटिकल मामलों में कई बार चुप रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत वियतनाम से सैन्य रिश्ते बढ़ा रहा है तथा ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। चीन की नीतियों को रोकने के लिए भारत की भूमिका सबसे जरूरी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डीआरडीओ के खजाने में अभी और है घातक मिसाइलें, आखिरी परीक्षण का इंतजार, इसके बाद सेनाएं कर सकेंगी इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण किए जाने के बावजूद अभी भी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के खजाने में कई ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जिनके सारे परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। आने वाले समय में आखिरी परीक्षण करके इन्हें सशस्त्र बलों को उपयोग के लिए सौंपा जाना है। देश के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को पूरा करने के साथ ही यह स्वदेशी मिसाइलें चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारत को भी रक्षा तकनीक में लगातार कामयाबी दिला रही हैं। यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग से निकाली गई मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका विकास भारतीय कंपनी वीएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है। एटीजीएम कम वजन वाली लंबी बेलनाकार मिसाइल है, जिसके मध्य भाग के चारों ओर 4 पंखों का समूह होता है। इसे उच्च विस्फोटक एंटी टैंक वारहेड के साथ लगाया गया है। इस मिसाइल की लंबाई लगभग 1300 मिलीमीटर है और कार्बन फाइबर लॉन्च ट्यूब के साथ लगभग 120 मिलीमीटर का व्यास रखा गया है। मिसाइल का कुल वजन 14.5 किलोग्राम और इसकी कमांड लॉन्च यूनिट का वजन 14.25 किलोग्राम है, जो लेजर ऑल वेदर को डिजिटल ऑल वेदर के साथ जोड़ती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 2.5 किलोमीटर है। इसके अब तक 5 परीक्षण किए जा चुके हैं। पहला और दूसरा परीक्षण 15 और 16 सितंबर 2018 को सफलतापूर्वक किया गया। इसके बाद तीसरा और चौथा सफल परीक्षण 13-14 मार्च 2019 को राजस्थान के रेगिस्तान में किया गया। 11 सितंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मिसाइल का फिर से परीक्षण किया गया। इसमें एक मैन पोर्टेबल ट्राइपॉड लॉन्चर का उपयोग किया गया। परीक्षण का लक्ष्य एक डमी टैंक था, जिसे मिसाइल ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। आकाश मिसाइल मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है। यह मिसाइल प्रणाली 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर दूर तक विमान को निशाना बना सकती है। इसमें फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर में शीर्ष लश्कर कमांडर समेत 4 आतंकी ढेर, एक गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शनिवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में लश्कर का शीर्ष कमांडर जाहिद नजीर भट्ट उर्फ जाहिद टाइगर, एक पाकिस्तान का ए श्रेणी का जैश आतंकी समीर भाई उर्फ उस्मान और कुलगाम का स्थानीय तारिक अहमद मीर शामिल है। पुलवामा में एक डोडा के रहने वाले एक आतंकी को मौके से गिरफ्तार से किया गया है, जबकि मारा गया दूसरा आतंकी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। कुलगाम में मारे गए
समीर और तारिक पुलिस अफसर की हत्या और सरपंच पर मामले में शामिल थे। मुठभेड़ स्थल से एक अमेरिकन M4 राइफल और एक पिस्तौल बरामद की गई है। पुलवामा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ स्थल से 2 असॉल्ट राइफलें और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को शुक्रवार रात 12 बजे दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के चिंगाम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना, CRPF और पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और तलाश अभियान शुरू किया। उसी समय आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। आतंकी रात का फायदा उठाकर फरार न हो जाएं, इसके लिए पहले से ही इलाके में तेज रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई थी। रात भर दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया और दोनों आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की पहचान जंगलपोरा दिवासर निवासी तारिक अहमद मीर, दूसरे आतंकी की पहचान पंजाब के समीर भाई उर्फ उस्मान के रूप में की गई। उस्मान ए श्रेणी का आतंकी बताया जा रहा है। दोनों आतंकी संगठन जैश से जुड़े हुए थे। सुबह 8 बजे ऑपरेशन पूरा हो गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामित्व योजना के उद्घाटन पर बोले मोदी, गांवों को नसीब के भरोसे छोड़ दिया गया था। जी हां दोस्तों, देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई है। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत करने के बाद करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह कार्ड मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकेगा। गौरतलब है कि पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू हुई इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 पंचायत शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत के बाद वैसे लोगों से बात की जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्ड मुहैया कराया है। इस दौरान PM ने कहा कि अब आपकी संपत्ति कोई गलत नजर नहीं डाल सकेगा। इस दौरान इस कार्ड को पाने वाले लाभुकों ने कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने से उन्हें सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिली है। PM के साथ बातचीत में कार्ड धारकों ने कहा कि इस कार्ड के जरिए उन्हें बैंक से आसानी से लोन मिलने लगे हैं। साथ ही गाँव में उनका संपत्ति का झगड़ा भी खत्म हो गया है। PM ने कहा कि आज 1 लाख लोगों को कार्ड मिलने से वे ताकतवर महसूस कर रहे हैं। इस योजना से गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी में ऐतिहासिक बदलाव होगा। PM ने कहा कि आज आपके पास एक अधिकार है, एक कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही है, आपका ही रहेगा। ये योजना हमारे देश के गाँव में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। PM ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। स्वामित्व योजना गाँव में रहने वाले हमारे भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये योजना गाँव में स्वामित्व से जुड़ी कई लड़ाइयां खत्म करेंगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 15 अक्टूबर से शुरू होगा एशिया के सबसे लंबी सुरंग का काम। जानिए भारत के लिए क्यों जरूरी है इसका बनना। जी हां दोस्तों, श्रीनगर को लेह से जोड़ने रखने वाले एशिया की सबसे लंबी 14.2 किलोमीटर की जोजिला सुरंग परियोजना का काम 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 15 अक्टूबर सुबह 11 बजे फर्स्ट ब्लास्ट समारोह की वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सामरिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस सुरंग के बन जाने से लद्दाख को जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश से सालों भर जोड़ा जा सकेगा। अगले 6 साल में यह सुरंग परियोजना पूरी होगी। सामरिक दृष्टिकोण से अहम है जोजिला सुरंग। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रा की रणनीतिक अहमियत काफी बढ़ गई है। साल भर आवाजाही बने रहने के सुरक्षा जवानों को सीमा पर पहुंचाने के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बहुत फायदा होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में यह सुरंग सुरक्षा के नजरिए से भी यह सुरंग मील का पत्थर साबित होने वाला है। सभी जानते हैं कि लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों का खतरा हमेशा बना रहता है। इस सुरंग के बन जाने से इन आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने के सेना के अभियान को और धार मिल पाएगा। यही नहीं, चीन भारत सीमा पर PLA के नापाक हरकतों को भी मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिशें और पैनी हो जाएंगी। जोजिला सुरंग के बन जाने से हर एक मौसम में आवाजाही हो पाएगी। श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्र के बीच सालों भर संपर्क बना रह पाएगा। माना जा रहा है कि सुरंग के बन जाने से इन क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। यही नहीं, सर्दियों के मौसम में भी लोग लद्दाख जा पाएंगे, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल NH1 के जरिए द्रास और कारगिल जैसे दुर्गम सड़कों से श्रीनगर और लेह के बीच साल में सिर्फ 6 महीनों में ही आवाजाही हो पाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सड़कों में शुमार इस स्ट्रेच से जाने पर हमेशा सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब होगा युद्ध, बातचीत से नहीं मान रहा चीन। LAC पर 60,000 सैनिक तैनात, अमेरिका ने कही ये बात। जी हां दोस्तों,
पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी गतिरोध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही पोम्पियो ने चीन के खराब बर्ताव और क्वाड समूह के देशों के लिए नजर आ रहे खतरों को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को चीन की ओर से पेश खतरों से जुड़े वास्तविक जोखिम है। इधर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि भारत से लगती सीमा पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उसकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है। यह कबूलने का वक्त आ गया है कि बातचीत से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला। इधर चीन के रवैये को देखते हुए भारत भी अलर्ट है। भारतीय सेना LAC पर पूरी सतर्कता बरत रही है। भारतीय वायुसेना चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारी में जुट गई है। भारतीय वायुसेना का बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर भी लद्दाख में तैनात है। शनिवार को ग्लोब मास्टर को लेह एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के चिनूक विमान LAC पर उड़ान भर रहे हैं। इस बीच लद्दाख के लेह एयरबेस से वायुसेना के MiG-29 ने भी उड़ान भरी। तनाव के बीच वायुसेना यहां लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।